हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आदित्य लॉ चैनल। माय नेम इज आदित्य। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चेक बाउंस क्या होता है। अगर किसी ने आपको चेक दिया है और वह बाउंस हो गया है तो क्या करें, या अगर चेक बाउंस का नोटिस आपके नाम पे आ चुका है तो क्या किया जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपने किसी को चेक दिया है या किसी से चेक लिया है और जब आप उस चेक बैंक लेकर जाते हैं और जिस व्यक्ति ने भी वह चेक आपको दिया है उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं, तो उस केस में चेक बाउंस हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर जिस इंसान ने चेक दिया है उसने अपने सिग्नेचर गलत डाल दिए हैं तो उस कंडीशन में भी चेक बाउंस हो जाएगा। जब चेक बाउंस होता है तो आपको बैंक एक स्लिप देती है जिसमें यह लिखा होता है चेक बाउंस क्यों हुआ है। देखें, चेक बाउंस होने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसने बैंक को पहले ही एक नोटिस दे दिया है कि फला नंबर का चेक अगर आए तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जितना अमाउंट उसने चेक में डाला है उस अमाउंट से कम पैसे हैं उसके बैंक में, तो उस केस में भी चेक बाउंस हो जाता है। अब इसके लिए हमारे पास क्या लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो जब भी चेक बाउंस होता है तो सबसे पहला काम आप यह करें कि जिस व्यक्ति ने भी आपको चेक दिया है उसको एक लीगल नोटिस दें। यह लीगल नोटिस चेक अप्लाई करने के 30 दिन के भीतर भीतर देना जरूरी है। अगर आपने 30 दिन के भीतर उस व्यक्ति को लीगल नोटिस नहीं दिया है तो उसके बाद आप उसको लीगल नोटिस नहीं दे सकते हैं और यह टाइम पीरियड एक्सटेंड भी नहीं हो सकता है। फिर आपको क्या करना होगा कि अगर वह चेक अभी भी वैलिड है तो आप उस चेक को दोबारा से बैंक में अप्लाई करें, अगर 1 महीना समय निकल चुका है तो, और दोबारा से बैंक से डिसऑनर स्लिप लें और फिर आप 1 महीने के भीतर उस व्यक्ति को लीगल नोटिस दें। लीगल नोटिस पहुंचने के बाद आपको 15 दिन तक इंतजार करना है उस व्यक्ति के रिप्लाई का। या तो वह पेमेंट कर दे आपको या फिर वह एक रिप्लाई दे आपको 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद अब आप केस फाइल करेंगे। चूंकि यह क्रिमिनल मैटर है तो आप इस केस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करेंगे। केस फाइल करने के लिए भी आपको 30 दिन का समय दिया जाता है 15 दिन के बाद। लेकिन हाँ, यह जो 30 दिन का समय है यह एक्सटेंडेबल है। आप अगर 30 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, एक उचित रीजन देना होगा आपको कोर्ट में। कंप्लेंट फाइल करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको लीगल कंप्लेंट की नोटिस जो आपने भेजी थी वो लगानी होगी। दूसरा, आपको सर्विस प्रूफ लगाना होगा। जिस भी रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से आपने उस लीगल कंप्लेंट को सेंड किया था उसकी एक कॉपी लगानी होगी। तीसरा, आपको डिसऑनर स्लिप लगाना होगा जिसमें बैंक ने आपको यह बताया था किस वजह से ये चेक बाउंस हुआ है, तो उसकी एक कॉपी आपको लगानी होगी। चौथा, आपको लीगल नोटिस का रिप्लाई लगाना होगा। अगर उस व्यक्ति को आपने लीगल नोटिस भेजा है तो उस व्यक्ति ने अगर आपको कोई रिप्लाई दिया है तो आपको उसकी कॉपी भी लगानी होगी। और पांचवा, आपको बाउंस चेक की कॉपी भी लगानी होगी। आप कुछ विटनेस जैसे पोस्ट ऑफिस मास्टर, बैंक मैनेजर को एज ए विटनेस वहां पे कंप्लेंट कॉपी में उसकी एक विटनेस की अलग कॉपी होती है, वहां पे आप लगा सकते हैं। लेकिन ये इम्प्लाइड है कि अगर आपने पोस्ट भेजा है तो वो पोस्ट मास्टर के संज्ञान में होगा। अगर आपने चेक डिसऑनर का स्लिप लगाया है तो वह बैंक मैनेजर या क्लर्क को पता होगा कि आपका चेक बाउंस हुआ है। तो यह एक्सेप्शनल केस में उन लोगों को बुलाया जाता है अगर दूसरी पार्टी यह कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई नोटिस आया ही नहीं है या मैंने कोई चेक दिया ही नहीं है, कोई चेक बाउंस हुआ ही नहीं है। तो वैसे एक्सेप्शनल केस में बैंक मैनेजर या फिर पोस्ट मास्टर को बुलाया जाता है। यह जो केस फाइल होगी वह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 138 के तहत फाइल होगा। अगर जिस व्यक्ति ने भी आपको चेक दिया है उसने जानबूझ के गलत सिग्नेचर किए हैं
स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शन 420 के ऊपर 7 साल की सजा भी हो सकती है और इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत 2 साल की सजा और जुर्माना, और जितने अमाउंट का भी चेक था उसका डबल अमाउंट उस व्यक्ति को भुगतान करना होगा। अब जब आपने कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर दी है तो सबसे पहले तो आपको एक अमेंडमेंट एक्ट 2018 सेक्शन 143A के तहत एक एप्लीकेशन लगा देना चाहिए, जिसमें केस की शुरुआत में ही आप अपने चेक अमाउंट का 20 से 30% अमाउंट पा सकते हैं। कोर्ट आपके एप्लीकेशन पे विचार करेगी और जो उचित लगेगा वह अमाउंट आपको कोर्ट स्टार्टिंग में ही, केस स्टार्ट होने से पहले ही आपको दूसरे पार्टी से भुगतान करने को बोलेगी। यह जो रकम आपको दी जाएगी, अगर आप केस जीत जाते हैं, बचा हुआ रकम आपको दूसरी पार्टी दे देगी, लेकिन अगर आप केस हार जाते हैं तो आपको यह रकम दूसरे पार्टी को देनी होगी और जितने दिन भी केस चलेगा उतने दिन का सूद, इंटरेस्ट लगा के दूसरे पार्टी को आपको देना होगा। लेकिन चेक बाउंस के केस में ज्यादातर 80% मामलों में जो दूसरी पार्टी होती है जिसने चेक दिया होता है उनका जीतना काफी मुश्किल हो जाता है, तो आप यह एप्लीकेशन लगा सकते हैं। केस फाइल होने के बाद कोर्ट दूसरी पार्टी को समन नोटिस भेजेगी। इस समन नोटिस में यह होता है कि जो दूसरी पार्टी है उसको एक तय डेट पे कोर्ट में पेश होना होता है। अगर दूसरी पार्टी समन नोटिस को अनदेखा करती है तो कोर्ट उसको दोबारा एक समन नोटिस भेजेगी, और अगर पार्टी दूसरी बारी भी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसके नाम पे एक वारंट जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरा पार्टी कोर्ट में आ जाता है तो सबसे पहले तो उसको एक जमानती प्रक्रिया को पूरा करना होगा, क्योंकि वह अभी आरोपी है। उसके बाद वह केस की प्रक्रिया में शामिल होगा। चूंकि जो चेक बाउंस का केस है वह एक समरी ट्रायल होता है, तो यहाँ पे अगर आप दूसरे पार्टी से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको एक, यह मैं दूसरे पार्टी के लिए कह रहा हूँ जिस पार्टी ने आपको चेक दिया है, अगर वह आपसे कुछ पूछना चाहता है तो उस पार्टी को सेक्शन 142 के तहत एक फॉर्म जमा करना होगा, जिसके बाद ही वह आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है, अपनी क्लैरिफिकेशन दे सकता है, जिस वजह से भी उसने आपको चेक दिया था और वह चेक क्यों बाउंस हुआ है, इस चीज को वह क्लियरिफाई करेगा। और हाँ, एक बात का आप और ध्यान रख सकते हैं कि चूंकि यह एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसका मतलब यह है कि केस के किसी भी समय दोनों पार्टी चाहे तो आपस में समझौता कर सकती। तो इस तरीके से मैंने चेक बाउंस से रिलेटेड जितने भी कानून थे और जितनी भी प्रक्रियाएं थी उन सबको समझाने की पूरी कोशिश करी है। मैं फिर से एक बार इसकी एक ब्रीफ समरी आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहले तो चेक बाउंस क्या होता है। अगर आपको किसी ने चेक दिया है और अगर वह बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है, बैंक रिजेक्ट कर देता है उस चेक को, तो उसको चेक बाउंस कहते हैं। जब चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बाद 30 दिन का समय होता है। 30 दिन के भीतर आप दूसरे पार्टी को लीगल नोटिस देते हैं। यह जो लीगल नोटिस आप देंगे यह 30 दिन के भीतर आपको देना होगा। अगर आपने यह 30 दिन का समय क्रॉस कर दिया तो यह समय एक्सटेंडेबल नहीं है। अगर चेक वैलिड है तो आपको दोबारा से चेक को अप्लाई करना होगा और डिसऑनर स्लिप लेना होगा। उसके बाद आपको दोबारा से 1 महीने के भीतर दूसरे पार्टी को लीगल नोटिस देना होगा और फिर 15 दिन का इंतजार करना होगा। जैसे ही 15 दिन पूरा होता है आप लीगल प्रोसीडिंग के लिए जा सकते हैं। अगले 30 दिन के भीतर आपको केस फाइल करना होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में। केस फाइल करने के बाद आप सेक्शन 143A के तहत स्टार्टिंग में ही 20 से 30% चेक अमाउंट का दूसरे पार्टी से ले सकते हैं। ध्यान रहे, जो यह केस आप फाइल करेंगे वह सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत होगा। आप साथ ही दूसरे पार्टी पे आईपीसी सेक्शन 420 के तहत भी केस कर सकते हैं। अगर आपको यह लगता है कि उसने जानबूझ के गलत सिग्नेचर किया है तो यह केस किया जा सकता है, जिसमें 7 साल की सजा भी हो सकती है दूसरे पार्टी को। तो आई होप इस वीडियो में मैंने चेक बाउंस से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों तक दे दी है। लेकिन अगर फिर भी कुछ जानकारी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिए हैं। इस चैनल से मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों तक कानून से जुड़ी जानकारियां देता रहूं। मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।